स्टार्ट। आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सीमा पर हाल में हुई घटना की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निसंदेह यह आशंका सही लगती है कि यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश में आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति पर विचार करना होगा कि मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा है। इसका सही मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई है उतनी और कहीं नहीं हुई। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। यदि इस प्रक्रिया का चरम सीमा है तो इसका मतलब यह है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हीं दोनों के पास काफ़ी परमाणु बम हैं। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच कैसे की जाए? साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसका परमाणु बम है भारत पर हमला करना चाहे तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत ही कम सुरक्षित हो सकता है कि एटम बम के खतरे का सामना हम अन्य बातों से कर सके, क्योंकि इस देश में जीवन शक्ति ताकत एकता है जो देश की आत्मसमर्पण नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए उसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने प्रायः कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंत में आप फौजी हथियारों का महत्व नहीं है बल्कि लोगों की एकता की भावना पर हर कठिन और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवंत रहने की भावना का महत्व है। यदि मुझे भारत पर भरोसा है तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और हिम्मत पर है। यदि आप कमज़ोर हैं तो फिर चाहे कितने ही टैंक या हवाई जहाज़ झोंक दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो जाए तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हर एक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हर एक हथियार पुराना लगेगा। इस नज़र से देखने पर संसार में केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह से पिछड़ गए हैं और फिलहाल हमारे लिए इस तरह का सहारा नहीं मिल सकता है। सुरक्षा के लिए किसी मुल्क की ताकत किसी चीज़ में होती है। हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेना, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बारे में सोचता है। पैरा ये सेनाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति है, इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। ये कैसे बन रही है, इसका आधार क्या होता है? जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायु सेना ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक होती जाती है वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक दोनों महत्वपूर्ण होता जाता है। आप कोई मशीन, हवाई जहाज़ या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेश में मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं, लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि नहीं है। यदि पुर्जे खराब हो जाए तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। आपके जिससे मशीन खरीदी है अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दे तब भी बेकार हो जाएगा और आज़ाद होने के बावजूद भी आपको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी दृष्टि से देखा तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आज़ाद है और दूसरे देशों की फौजी ताकतों के मुकाबले में अपने पैरों पे खड़े होने के लायक है। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। देश की अर्थव्यवस्था इस सब सहायता करती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो वह देश कमज़ोर पड़ जाता है। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूं जिनके पास फिलहाल अच्छी फौज है लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। कारण यह है कि उनकी फौज अनेक बाहरी चीज़ों पर निर्भर है, जैसे विदेशी मशीन, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता। ऐसा देश लाजमी तौर पर पराधीन होता है चाहे आज़ाद कहलाता हो।
सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के मनोबल की शक्ति भी होती है। यदि हम दुनिया के देश में नज़र में डालें तो फिर भी केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहले पंक्ति में रखा जाता है। इसी बीच